आइए अब हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्लाइंट असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग यूजिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमपीए कॉन्ट्रासेप्टिव। तो अभी तक हमने सीखा कि एक महिला या दंपति जब अस्पताल आते हैं परिवार नियोजन सेवाएं लेने के लिए, तो हम कैसे उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको उचित गर्भ निरोधक साधनों के बारे में बताते हैं ताकि वो अपना मनपसंद साधन चुन सके और उसका प्रयोग कर सके। अब जैसे कि यहाँ इस केस में महिला ने साधन चुन लिया और मान लीजिए उसने एमपीए इंजेक्शन चुना है, तो अब उसको इंजेक्शन देने से पहले यह ज़रूरी है कि हम ये तय करें कि वो साधन उसको दिया जा सकता है या नहीं। इसी को ही हम क्लाइंट असेसमेंट और स्क्रीनिंग कहते हैं, जिसके लिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई है, जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि वह साधन उसको दिया जा सकता है या नहीं। पर साधन देने से पहले यह भी तो जानना ज़रूरी है कि उसको ये स्क्रीनिंग करेगा कौन। तो भारत सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से एक एमबीबीएस डॉक्टर, वो भी एक ट्रेंड एमबीबीएस डॉक्टर ही यह तय करेगा कि महिला को वो साधन दिया जा सकता है या नहीं, जैसे कि यहाँ पर है अंतरा इंजेक्शन। और ये जब तय कर लिया जाता है फिर उसके बाद तो वो साधन देना है, यानी कि यहाँ पर अंतरा इंजेक्शन लगाना है, जो कि कोई भी ट्रेंड डॉक्टर या एएनएम या नर्स लगा सकती हैं। अब जैसे कि क्लाइंट असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं या स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसको स्क्रीनिंग करने के लिए कुछ सवाल होते हैं, बहुत साधारण से सवाल होते हैं, जिनके आधार पर हम तय करते हैं कि महिला को सुई दी जा सकती है या नहीं। तो ये साधारण से जो सवाल हैं उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग तो हमें क्या करनी है, हमें ये भी तो तय करना है कि महिला जिस समय हमारे पास आई है क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इसलिए कोई भी साधन देने से पहले यह तय करना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसके अलावा हमें स्क्रीनिंग इन कंडीशंस की भी करनी है, जैसे कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिन्हें हमें ये पहले से जानना होता है कि कहीं उनमें से कोई वो कंडीशन उस महिला के अंदर तो नहीं है जिसमें वो साधन नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ साथ चूंकि हमारे पास महिला अस्पताल आई है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हमें सिर्फ उस साधन के लिए ही नहीं स्क्रीन करना है उसको, हमें हो सकता है उससे कुछ सवाल पूछ के ये भी जान ले कि कहीं कुछ और भी कंडीशन तो नहीं है जिसके लिए उसको इलाज चाहिए या उसका फॉलोअप करना ज़रूरी है। अब जैसे कि अभी हमने बात की कि स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग हमें प्रेगनेंसी की भी करनी है और हमें कुछ मेडिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की भी करनी है। तो आइए पहले हम जानें कि प्रेगनेंसी की स्क्रीनिंग कैसे करनी है। तो जैसे कि हम सब जानते भी हैं कि इसके लिए एक चेकलिस्ट बनाई गई है, जिसको कि हम प्रेगनेंसी चेकलिस्ट करते हैं, जिसके प्रयोग से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि महिला कहीं गर्भवती तो नहीं है। और इस चेकलिस्ट में क्या है, इस चेकलिस्ट में कुछ साधारण से सवाल दिए गए हैं, जिनको हम पूछकर बस ये तय करते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। और ये जो सवाल भी हैं, अगर आप चेकलिस्ट देखेंगे, ये सवाल भी जो है हर महिला से सारे सवाल नहीं पूछने हैं। क्यों? क्योंकि जो भी महिला हमारे पास आती है वो एक प्रजनन काल में होती है, और प्रजनन काल में अलग अलग स्थितियां होती हैं महिलाओं की। जैसे कि या तो हो सकता है जो महिला हमारे पास आई हो वो प्रसव के बाद आई हो, यानी डिलीवरी के बाद आई हो सकता है उसको हर महीने माहवारी आती हो, यानी माहवारी के बाद आई हो, या हो सकता है उसका गर्भपात हुआ हो और वो साधन अपनाना चाहती है। तो यानी इनमें से अगर मान लीजिए हमारे पास अस्पताल में एक ऐसी महिला आई है जिसको हर महीने माहवारी आती है, तो अब हम ये तय करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, बस उससे ये पूछेंगे कि अभी महीना आए हुए क्या 7 दिन हुए हैं। अगर 7 दिन के भीतर आई है तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। और अगर वो माहवारी के बाद किसी भी समय आई है तो बस ये जानेंगे कि कहीं उसका कोई असुरक्षित संबंध तो नहीं बना है, और अगर असुरक्षित संबंध नहीं बना है तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। या अगर संबंध बना है तो संबंध बनाते समय पति पत्नी ने कोई गर्भ निरोधक साधन का सही तरह से प्रयोग करा है, तो इसका मतलब भी वह प्रेग्नेंट नहीं है। अब मान लीजिए हमारे पास एक महिला आई है जिसकी हाल में डिलीवरी हुई है, तो हम उसके स्तनपान के बारे में भी पूछेंगे। और अगर वो महिला कहती है कि वो स्तनपान बिल्कुल भी नहीं करा रही, किसी कारण से उसको स्तनपान नहीं कराना है, तो ऐसे में अगर वो 4 सप्ताह के भीतर आई है तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। और यदि महिला स्तनपान करा रही है, पूरी तरह से स्तनपान करा रही है और 6 महीने के भीतर आई है, यानी कि वो लैम की सारी कंडीशंस को
फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब वो भी प्रेग्नेंट नहीं है। तो प्रेगनेंसी तो हमने रूल आउट कर ली। अब हमको क्या रूल आउट करना है? हमें कुछ वो मेडिकल कंडीशंस और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस रूल आउट करनी है जिसमें कि वो चुना हुआ साधन नहीं दिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ की स्थिति में हम एमपीए इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई है। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करते हैं टू स्क्रीन फैमिली प्लानिंग क्लाइंट्स। और ये जो गाइडलाइंस है ना, ये समय समय पर ये रिवाइज भी होती रहती हैं और हर देश इनको अपनी कंडीशंस के हिसाब से इनको अडेप्ट भी करता रहता है। अब ये जो गाइडलाइंस है ये तो बहुत सारी हैं, बट इन गाइडलाइंस को इनको पिरोया गया है एक छोटे से टूल के माध्यम से, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हील। तो ये आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से WHO MEC व्हील है, जिसको कि 2015 में भारत सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की MEC जो व्हील थी उससे अडैप्ट किया है। और इसको यहाँ हमारे देश में सभी सर्विस प्रोवाइडर्स इस व्हील का इस्तेमाल करते हैं टू स्क्रीन फैमिली प्लानिंग क्लाइंट्स। यानी कि सिर्फ अंतरा के लिए नहीं, कोई भी गर्भ निरोधक साधन जो उन्होंने चुना है तो क्या उसको दिया जा सकता है या नहीं, ये व्हील उसी के प्रयोग में किया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। तो अब हम इन कैटेगरीज से समझते क्या हैं? तो अगर महिला की कोई भी वो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन या मेडिकल कंडीशन कैटेगरी 1 में आती है, तो इसका मतलब उस मेथड के प्रयोग पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और हम उस महिला को उसको वो साधन दे सकते हैं। पर अगर उसकी स्थिति कैटेगरी 2 में आती है, तो इसका मतलब है कि इस मेथड के प्रयोग से फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है, यानी कि ये मेथड दिया जा सकता है। पर अगर महिला की कंडीशन कैटेगरी 3 में आती है, यानी इस मेथड के प्रयोग से नुकसान ज़्यादा है और फायदे कम हैं, यानी इस मेथड का प्रयोग रेकमेंड नहीं किया जा सकता है। और अगर महिला की कंडीशन कैटेगरी 4 में आती है, इसका मतलब है कि इस साधन के प्रयोग से नुकसान बहुत है, यानी कि किसी भी हालत में यह साधन उस स्थिति में महिला को हरगिज नहीं देना है। तो अगर हम इसको एक बार फिर से दोहराएं और समझें इन कैटेगरीज को, तो क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं? यानी कि अगर महिला की कंडीशन कैटेगरी 1 या 2 में आती है तो फिर वो चुना हुआ साधन हम आराम से उसको दे सकते हैं। अगर कैटेगरी 3 या 4 में आता है तो यानी वो साधन उस स्थिति में उस महिला को उस समय नहीं देना है। तो अभी तक हमने क्राइटेरिया के बारे में बात की। अब आइए व्हील के इस्तेमाल के बारे में भी सीखें और यह भी तय करें कि इस व्हील के प्रयोग से हम कैसे तय करेंगे कि उस कंडीशन में महिला को एमपीए दिया जा सकता है या नहीं। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इंडिया ने 2015 में एमईसी व्हील अडॉप्ट की थी, ये वो व्हील है। तो अगर हम इस व्हील की तरफ देखें तो ये राउंड शेप है, जैसा कि नाम है व्हील है। तो इसमें जो बाहरी का गोला है जो कि डार्क ब्राउन कलर का हम देख रहे हैं, इसमें कई सारी फिजियोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशंस हैं, वो सारी पॉसिबल सिचुएशन जो किसी महिला में हो सकती है। और ये जो अंदर की व्हील है जो कि छोटी व्हील है और ये घूम भी रही है, इसमें अगर हम देखें तो बाहर से अंदर की तरफ गर्भ निरोधक साधनों के नाम लिखे हैं। और इसी ही इनर व्हील में आप देखें तो बीच में एक हिस्सा कटा हुआ है, एक स्लिट है जिसके कि अंदर नंबर दिखता है हमें 1 2 3 4। ये वो नंबर है जिनकी हमने अभी कैटेगरीज के फॉर्म में बात की। अब इस व्हील के प्रयोग से हम कैसे तय करेंगे, आइए एक एक करके कुछ स्थितियों के बारे में हम देखते हैं। अब जैसे कि एक सुमन करके एक महिला है जो कि 17 साल की है, कुछ महीनों पहले उसकी शादी हुई है, वो अस्पताल आई है और एमपीए इंजेक्शन लगवाना चाहती हैं। तो क्या हम सुमन को एमपीए लगा सकते हैं? अभी जैसे हमने एमईसी व्हील देखा और इसमें बताया कि बाहर की तरफ स्थितियां होती हैं और अंदर की तरफ गर्भ निरोधक तरीकों के नाम है। अब हम इसको ले जाते हैं और आयु की तरफ ले जाते हैं और वो भी 18 से कम। तो यहाँ पे हम इसको ले आए स्लिट को और फिर उसके बाद देखते हैं डीएमपीए के आगे क्या लिखा हुआ है। तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि डीएमपीए के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि इस स्थिति में सुमन को ये तरीका आराम से दिया जा सकता है क्योंकि इस तरीके के प्रयोग से फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। अब आइए अगला केस देखते हैं बबीता का, जिनकी हाल ही में डिलीवरी हुई है और
6 हफ्ते के ऊपर का समय हो गया है और बबीता स्तनपान भी करा रही हैं, तो क्या हम बबीता को एमपीए लगा सकते हैं या नहीं? तो इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे, इस व्हील को घुमाएंगे और कहाँ पे ले जाएंगे, प्रसव के उपरांत स्तनपान, यहाँ हम ले आए और ये छोटे वाले गोले को घुमाएंगे कि बच्चे की उम्र क्या है। तो यहाँ देखिए 3 चीजें हमें दिख रही हैं, 48 घंटे से कम, 48 घंटे से 6 हफ्ते और 6 हफ्ते के ऊपर, 6 हफ्ते से 6 महीने। तो बस हमारा ये बच्चा कितना बड़ा है, ये 6 हफ्ते के ऊपर है। तो यहाँ पे हम इस स्लिट को ले आएंगे और अगर अब इसके बाद देखें तो डीएमपी के आगे क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी 1, यानी कि स्थिति में आराम से हम इनको एमपीए लगा सकते हैं। अब आइए हम एक और स्थिति देखते हैं। कलावती करके एक महिला हैं जो अस्पताल आई हैं और हमने जब सब कुछ बात की, उनको सारे साधनों के बारे में बताया तो एमपीए चुना। और चुनने से पहले जैसे हमने स्क्रीनिंग की भी बात की थी कि ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो कलावती का जब बीपी चेक किया तो उनका बीपी आया 140/92। अब थोड़ा हम असमंजस में पड़ गए कि क्या हम कलावती को एमपीए दे सकते हैं या नहीं। तो देखिए इस व्हील में उच्च रक्तचाप लेकर के भी एक पूरा सेक्शन है कि उसमें किस बीपी पे एमपीए दे सकते हैं या नहीं। तो इसमें बिलो 160/100 पे हम जब ले जा रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि एमपीए लेस देन 160/100 अगर महिला का ब्लड प्रेशर है तो ये कैटेगरी 2 है, यानी एमपीए के प्रयोग से फायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है। यानी इस स्थिति में इस ब्लड प्रेशर में आराम से हम इनको एमपीए लगा सकते हैं। पर यहीं पे एक नज़र और हम मारें अगर कि अबव 160 एंड 100 अगर बीपी है तो ऐसी स्थिति में क्या है, एमपीए कैटेगरी 3 आता है, यानी कि हम उनको नहीं लगा सकते हैं। तो यहीं पे सारी इंपॉर्टेंस आती है कि क्यों हर बार इंजेक्शन लगाने से पहले महिला का बीपी चेक करना ज़रूरी है। ऐसी एक मीना देवी हैं जो कि 34 साल की हैं, उनके 3 बच्चे हो गए हैं और वो फिलहाल नसबंदी नहीं चाहती हैं और एमपीए लगवाना चाहती हैं। तो फिर से हम एज पे ले जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि इस उम्र में भी मीना देवी को ये सुई लगा दी जा सकती है और इसके हिसाब से क्या है, ये कैटेगरी 1 में आती हैं, यानी कि उनको सुई दी जा सकती है। अब कुछ स्थितियां और देखें, जैसे कि मंजू हैं, मंजू जिनका कि आज गर्भपात हुआ है, क्या मंजू को हम सुई लगा सकते हैं? तो एमईसी व्हील के हिसाब से बिल्कुल मंजू को सुई लगाई जा सकती है। नमिता है जिनको कि आई हैं और कुछ कह रही हैं कि डॉक्टर साहब हमको ना ब्लड प्रेशर की, बीपी की शिकायत रहती है, लेकिन अभी हमारा नॉर्मल है। तो वो कह तो रही हैं, पर इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो बीपी चेक करना है। अब बीपी चेक करेंगे, जो भी बीपी आता है उसके हिसाब से अब हम एमईसी व्हील के माध्यम से तय करेंगे कि उनको दिया जा सकता है या नहीं। और मान लीजिए जैसे कि बीपी उनका हमने नापा और बीपी मान लीजिए 140/92 आता है, तो यानी कि उनको अब हम क्या करना है, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो एमईसी व्हील के हिसाब से हम देख रहे हैं कि इस बीपी में भी हम दे सकते हैं आराम से। बट यहाँ पर क्या है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बीपी में भी देखिए अलग अलग बीपी आ सकते हैं, बट अगर किसी समय महिला का बीपी 160/100 है या उसके ऊपर है तो ऐसी कंडीशन में WHO एमईसी व्हील के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये कैटेगरी 3 आ रही है, यानी कि हमें ऐसे ब्लड प्रेशर में एमपीए नहीं लगाना है। इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है, गवर्नमेंट भी बहुत एम्फेसिस दे रही है कि हर बार अंतरा सुई लगाने से पहले बीपी जरूर नापे, और अगर बीपी 160/100 से कम है तो यानी महिला को सुई दी जा सकती है, बट अगर उसके ऊपर है तो सुई नहीं लगानी है। हम लोगों को पता होता है, बट कुछ स्थितियाँ जो कॉमन नहीं होती हैं, हमें भी कंफर्म हम नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एमईसी व्हील हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यही एक इकलौता ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम तय कर सकते हैं कि महिला को साधन हम दे सकते हैं या नहीं। आइए जल्दी से कुछ और स्थितियां भी देख सकते हैं जिसमें कि हम एमपीए महिला को दे सकते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें भी हम दे सकते हैं। अब कुछ महिलाएं आती हैं, हम जब उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि स्मोकिंग की हिस्ट्री निकलती है, तो क्या, और कुछ उम्र भी उनकी ज़्यादा है, तो हमारे मन में अक्सर सवाल आता है कि धूम्रपान भी करती है, उम्र भी ज़्यादा है, कैसी स्थिति में हम दे सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एमईसी की कैटेगरी के हिसाब से किसी भी उम्र में महिला जो स्मोक भी करती हैं उनको भी हम एमपीए लगा सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ आजकल एक बहुत कॉमन कंडीशन है, तो किसी भी डायबिटीज़ जैसे कि जो हाल ही में महिला को हुई है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ऐसी अगर स्थिति महिला की है तो उसमें हम आराम से एमपीए लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि
ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, महिला बता रही है कि उसको टीबी है, और साथ ही साथ कुछ दवाइयों के भी नाम बता रही है, जैसे कि रिफैम्पिसिन हम लोग टीबी के इलाज में इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर महिला ऐसी कंडीशन में आ भी रही है तब भी WHO MECVIL के हिसाब से MPA उसको लगाया जा सकता है। थायराइड डिसऑर्डर आजकल एक बहुत आम बात है, कई बार हमारे पास आजकल ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है और महिलाएं आती भी है, और एज सर्विस प्रोवाइडर हम लोग भी असमंजस में आ जाते हैं कि क्या ऐसे में MPA देना है या नहीं देना है। बट हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म के थायराइड डिसऑर्डर में MPA महिला को दिया जा सकता है। इसी तरह से जिनको यौन रोग की शिकायत हो, या जिनमें यौन रोग की संभावना हो, या जो HIV से ग्रसित हो या ग्रसित भी हैं और साथ में कोई उससे संबंधित एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भी ले रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी हम MPA लगा सकते। तो देख रहे हैं ज़्यादातर स्थितियों में हम महिलाओं को आराम से MPA दे सकते हैं। तो हमने देखा ना कि ज़्यादातर स्थितियों में महिलाओं को MPA दिया जा सकता है, जैसे कि महिला किसी भी उम्र की हो, किशोरी हो, चाहे 45 साल के ऊपर उसकी उम्र हो गई हो, चाहे उसको बच्चे अभी नहीं हुए हों, या उसको 3 या उससे अधिक या किसी भी संख्या में उसके बच्चे हों, शादी ना हुई हो, या उसको अभी हाल ही में उसका गर्भपात हुआ हो या उसने करवाया हो, किसी भी उम्र की महिला जो सिगरेट का सेवन करती है, या वो महिलाएं जिनकी हाल में प्रसव हुआ है और जो बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, 6 हफ्ते के बाद वो किसी भी समय इस इंजेक्शन का प्रयोग शुरू कर सकती हैं। वो भी महिलाएं भी ले सकती हैं जिनको यौन रोग की शिकायत हो, या यौन रोग होने की संभावना हो, या HIV उनको हुआ पड़ा हो, या HIV संबंधित वो दवाइयाँ भी ले रही हों। तो हमने देखा ना कि ज़्यादातर स्थितियों में महिलाओं को बहुत ही आसानी से MPA इंजेक्शन दिया जा सकता है। अब आइए कुछ वो भी स्थितियां देखते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस देखते हैं जिनमें कि MPA नहीं देना है, जैसे कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं जिनके भी हाल में डिलीवरी हुई है और बच्चा 6 हफ्ते से छोटा हो। तो भारत सरकार की गाइडलाइंस या WHO की गाइडलाइंस बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हैं ऐसी महिलाओं को अंतरा सुई लगाने के लिए। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनका कि ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ हो, जैसे कि 160/100 या उसके ऊपर हो। इसके अलावा वो महिलाएं जिनको अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग के बारे में जिनको दिक्कत हो, इसके बारे में अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे कि इसको कैसे हम जानेंगे कि महिला को अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है। इसके अलावा उसको कोई हार्ट की बीमारी हो, उसको रिस्क फैक्टर्स हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के, उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुई पड़ी हो, या उसको कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की शिकायत हो, या उसको स्ट्रोक हुआ हो। डायबिटीज़ की बीमारी, देखिए डायबिटीज़ में हमने अभी क्या कहा कि डायबिटीज़ में दिया जा सकता है, बट अनकॉम्प्लिकेटेड जो डायबिटीज़ जिसमें कि इलाज चल रहा हो और उसमें किसी किस्म का कॉम्प्लिकेशन ना हो। पर जिन महिलाओं को 20 साल या उससे ज़्यादा लंबे समय की डायबिटीज़ है या उससे संबंधित कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ऐसी महिलाओं को हम MPA नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जिन महिलाओं को लिवर की बीमारी हो, काफ़ी सीवियर लिवर डिजीज़ हो, या लिवर का कैंसर हो, या उनको ब्रेस्ट कैंसर हो, ऐसी स्थितियों में भी हम ऐसी महिलाओं को MPA नहीं देते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ पे मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ये जो स्थितियाँ हम देख भी रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत कम संभावना होती है कि महिलाओं को ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो, तो इसलिए ज़्यादातर महिलाओं को MPA हम आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने कंडीशंस देखी, तो कई चीज़ें देखी, अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, BP की बात की, ब्रेस्ट फीडिंग की बात की। तो इसके लिए अब इम्पॉर्टेंट क्या है, एज सर्विस प्रोवाइडर अब हमारे लिए बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हिस्ट्री लेना। हिस्ट्री मतलब जब महिला आई उसने मेथड भी चुन लिया, अब देने से पहले हमको कुछ उससे सवाल उससे पूछने हैं ताकि उसकी जो जवाब देती है हमें उसके आधार पर हम ये तय कर सकें कि वो कहीं इन मेडिकल कंडीशंस में तो नहीं आ रही है जिनमें कि अंतरा नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि एक तो हमें ये भी पूछना चाहिए हमेशा, हम तो नॉर्मल प्रैक्टिस में भी हमेशा क्या होता है ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री लेते हैं, बच्चे कितने हैं, छोटे बच्चे की कितनी उम्र है, क्योंकि छोटे बच्चे की उम्र से हमें क्या पता चलता है कि कहीं बच्चा 6 हफ्ते से छोटा तो नहीं है और वो स्तनपान करा रही है, क्योंकि ऐसे में अंतरा नहीं देना है। इसके अलावा पीरियड्स की हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछना कि अभी जब आई है तो पिछला महीना कब आया था, क्योंकि इसके आधार पर हम ये भी देखते हैं कि
वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो एक तो ये तय करते हैं। इसके साथ साथ अभी हमने क्या बात की थी कि अनएक्सप्लेन्ड विजाइनल ब्लीडिंग के बारे में, जिसमें कि हमें MPA नहीं लगाना है। और कोई महिला भी जो हमारे पास आएगी वो खुद थोड़ी ना कहेगी कि उसको अनएक्सप्लेन्ड विजाइनल ब्लीडिंग की शिकायत है, वो तो हम तय करेंगे। और कैसे तय करेंगे? पीरियड्स की हिस्ट्री लेकर के, यानी कि पिछला महीना कब आया, उसका मेंस्ट्रुअल पैटर्न कैसा है, साइकिल रेगुलर है कि नहीं रेगुलर है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नहीं होती है, कहीं उसको बहुत दर्द की शिकायत तो नहीं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है। क्योंकि इन सब सवालों के आधार पर वो जैसे जवाब देगी, हमें पता चल जाएगा कि कहीं उसको अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग की शिकायत तो नहीं है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव इंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, पिछले सेशन में हमने जाना था कि अंतरा के प्रयोग को बंद करने के बाद 7 से 10 महीने लग जाते हैं महिला को दोबारा प्रेग्नेंट होने में। तो यहाँ सुई लगाने से पहले ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि वो महिला सुई किस लिए लगवा रही है, बच्चों में अंतर रखवाने के लिए या उसका परिवार पूरा हो गया, क्योंकि उसी के आधार पर हम आगे उसकी फॉलोअप काउंसलिंग भी करेंगे। इसके अलावा ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है कि हम ये भी जान लें कि इससे पहले कोई वो और साधन इस्तेमाल तो नहीं कर रही थी, उसको उसने क्यों बंद किया, बंद करने का कारण क्या था, क्योंकि इसके आधार पर भी हमें कई बातें पता चलेंगी कि क्यों बंद किया। उसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि काउंसलिंग में कुछ चीज़ों को और अच्छे से क्या समझाना है। साथ ही साथ मेडिकल कंडीशंस तो हमें पूछना ही पूछना है, जैसे कि अभी हमने देखा हार्ट, लिवर, ब्रेस्ट कैंसर, इन कुछ चीज़ों में हम स्थितियों में महिला को अंतरा नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह के हमें मेडिकल कंडीशंस, कुछ बीमारियों के बारे में सवाल पूछ करके यह तय करना है कि उसको हम MPA लगा सकते हैं या नहीं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग के मन में सवाल आते हैं, क्या MPA के लिए भी फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है? तो अगर हम देखें, ये तो सुई लगानी है और हमने इसकी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस भी समझ ली और पढ़ लें। तो अगर हम डिटेल्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए, MPA लगाने के लिए डिटेल्ड एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम एक प्रैक्टिस की बात करें, एक अच्छी प्रैक्टिस की बात करें, तो अगर हमारे पास महिला आई है तो हम क्यों उस अपॉर्चुनिटी को मिस करें। इसलिए अगर हमें मौका लग रहा है तो हम ज़रूर एक जनरल एग्जामिनेशन भी कर लें, रूटीन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी कर लें। अब आती है बात पेल्विक एग्जामिनेशन की। तो यस, MPA लगाने के लिए हमें किसी किस्म की पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब हम महिला से बातचीत कर रहे थे और हम मेडिकल हिस्ट्री उसकी ले रहे थे, तो अगर वो कुछ इस तरह की चीज़ें बता रही है कि डॉक्टर साहब हमको ना नीचे से पानी आने की शिकायत है, कुछ गंदा पानी आता है, हमको दर्द भी होता है, तो फिर ऐसे में एक बार उसका हम पेल्विक एग्जामिनेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि ये अंतरा के लिए नहीं है। अंतरा तो उसको दिया जा सकता है, पर अगर उसको किसी किस्म की कोई अंदर उसे कोई इन्फेक्शन है तो ऐसे में क्या होगा कि हम वो भी देख लेंगे, उसका इलाज भी समय रहते उसका इलाज भी शुरू कर देंगे, ताकि महिला को उससे भी आराम मिल सके। और अगर अब हम लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, तो लैब इन्वेस्टिगेशन अंतरा देने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो हम रूल आउट कर रहे हैं वो तो हम स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के थ्रू हम कुछ सवाल पूछ के ही उसको रूल आउट कर ले रहे हैं, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बट अगर कभी बहुत लगे कि और हमारे पास किसी भी तरीके से हम कुछ उसको नहीं रूल आउट कर पा रहे हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट हम चाहें तो कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से सेशन में पूरी स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ा, गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा। तो जस्ट अगर हम पूरे सेशन को समराइज करें तो क्या मुख्य चीज़ें हैं जो MPA की स्क्रीनिंग के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो कि थंब रूल है, इनफैक्ट किसी भी फैमिली प्लानिंग मेथड को देने से पहले ज़रूरी होता है रूलिंग आउट प्रेगनेंसी, तो वो हमें रूल आउट करना है। जो पोस्टपार्टम हमारे पास मदर्स आ रही हैं उसका ब्रेस्ट फीडिंग स्टेटस लेना है, और फिर यह तय करना है कि अगर वो 6 हफ्ते के भीतर है तो हम उस समय सुई नहीं दे सकते हैं, बट हाँ अगर 6 हफ्ते हो गए हैं या उसके ऊपर है तो हम आराम से सुई ले सकते हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ज़रूर लेनी है, क्योंकि इसके आधार पर हम अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग को रूल आउट करेंगे। ब्लड प्रेशर मेजर करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि उसका BP क्या है। अगर उसका ब्लड प्रेशर 160/100 या अबव है तो ऐसी कंडीशन में हमें उसको MPA नहीं देना है। और साथ ही साथ वो सारी मेडिकल कंडीशंस आसानी से उससे पूछनी है कि कहीं उसको कोई किस्म की इस तरह की कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसमें MPA नहीं देना है। तो आइए अब हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि
ये सेशन की इम्पॉर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग, यूज़ ऑफ MEC व्हील, ये हम लोग इसकी इम्पॉर्टेंस समझ रहे हैं और इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि अस्पताल में जब भी महिला हमारे पास आए तो उसने अगर वो अंतरा चुन रही है या कोई भी साधन चुन रही है तो उसको देने से पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत उसको स्क्रीन करें और MEC व्हील का प्रयोग करें।